नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। लाख टके की बात में आज बात करेंगे। यूपी में कांग्रेस ने अकेले पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पंचायत चुनाव की जंग, टूट गया महागठबंधन। इसके साथ ही आपको बताएंगे यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम के ऐलान की खबर की यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर काफी ज्यादा मंथन चल रहा था, उस पर अब मुहर लग चुकी है। साथ ही बात करेंगे रोहिंग्या और अवैध रूप से यूपी में रहने वाले बांग्लादेशियों पर सीएम के सख्त एक्शन की। घुसपैठियों पर हंटर, यूपी में डिटेंशन सेंटर। साथ ही बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान की जिस पर सियासत काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रही है। और बात होगी देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट की, जिसके पहले चरण का उद्घाटन जल्द होने वाला है। नोएडा एयरपोर्ट तैयार हो चुका है, पीएम मोदी का इंतजार है। – 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं और कांग्रेस ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही विधानसभा चुनाव में भी मजबूती के साथ में उतरने की बात कही है। राहुल गांधी के साथ यूपी कांग्रेस नेताओं की हुई बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या यूपी में 27 से पहले महागठबंधन टूट जाएगा? इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 2024 लोकसभा में जिस महागठबंधन के तहत सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, अब उस गठबंधन की गांठ खुलती नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस ने यूपी में पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। संगठन सृजन को लेकर उत्तर प्रदेश में आज की वर्तमान संगठन की परिस्थिति और जो आने वाले दिनों में चुनावी चुनौतियां हमारे सामने में हैं, पंचायती चुनाव से लेकर और 2027 के विधानसभा चुनाव तक, तो उसके चलते हुए जिन अग्रिम कार्यक्रमों को लेकर हमको चलना है, स्पष्ट है कि हम सभी विधानसभा की सभी सीटों पर हमें संगठन को मजबूती के साथ तैयार करना है और साथ ही साथ पंचायती राज चुनाव में स्वतंत्र रूप से पूरी ताकत के साथ कांग्रेस उतरेगी और उसमें भाग लेगी। जाहिर है यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां इसकी तैयारियों में हैं, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस के अकेले लड़ने का ये फैसला दबाव की राजनीति का हिस्सा हो सकता है। कहीं न कहीं ये क्रिसत पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी देखा जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी एक बार कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ चुकी थी। बैठक में एक और बड़ी बात कही गई, जिसमें जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जो तमाम विधानसभा की सीटें हैं वहाँ पे संगठन को मजबूत किया जाए। तो कहीं न कहीं एक तरह से एक प्रेशर या यूं कहीं दबाव की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल कांग्रेस की दिल्ली में हुई मैराथन मंथन के बाद ये फैसला लिया गया है, जिसमें यूपी कांग्रेस के प्रभारी, सांसद और सचिव प्रभारी भी थे। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद इसका ऐलान किया गया। कांग्रेस के प्रभारी अगर वो चुनाव अलग लड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, वो उनके दल का फैसला हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने जब भी गठबंधन किया है बड़े दिल के साथ किया है। हमने कभी भी गठबंधन का फैसला वो अलग से नहीं किया है, इसलिए वो फैसला अगर अलग से कर रहे हैं तो कांग्रेस के दल का फैसला हो सकता है। उनको शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की आवाज को उठाती है। कांग्रेस को विधानसभा के रण में अखिलेश साथ ले पाएंगे या फिर अब ये गठबंधन यूपी से पूरी तरह खत्म हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर फेरबदल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी से लेकर दिल्ली तक हुई बैठक के बाद में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही इसका ऐलान भी हो सकता है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चाओं के बाद 2 से 3 दिन में प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होने की संभावना है। भूपेंद्र सिंह चौधरी की कार्यकाल समाप्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली है और नए चेहरे को कमान सौंपने की कवायद चल रही है। सूत्रों के मुताबिक संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल भी हो सकता है, जिसमें जिला स्तर पर भी नए नामों पर विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान बहुत जल्द ही हो सकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर जो मंथन था वो पूरा कर लिया है और
नाम लगभग फाइनल हो चुका है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 14 दिसंबर से पहले ही अपने उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर फेरबदल करने जा रही है, जिसमें जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश है। जानकारी के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि आगामी विधानसभा चुनाव और उससे पहले पंचायत चुनाव में जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाए और एक बेहतर संगठनकर्ता को ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी जाए। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा पूरी कर ली है और नाम का पैनल लगभग फाइनल हो चुका है और जो उत्तर प्रदेश से चर्चा होनी थी और केंद्रीय टीम की चर्चा होनी थी वो पूरी हो चुकी है। नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया प्रभारी पीयूष गोयल और विनोद तावड़े की देखरेख में चल रही है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं के साथ लखनऊ में हुई बैठकों में भी इस पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। इसके बाद जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ अमित शाह की बैठक हुई। अब शाह से मिलने के बाद नड्डा और बीएल संतोष ने पीएम मोदी को बदलाव की जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक नए प्रदेश अध्यक्ष पर सहमति बन गई है और जल्द ही इसका ऐलान होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को निकालने को लेकर वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू हो चुका है। लखनऊ के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में पुलिस जाकर लोगों के दस्तावेज जांच रही है। दरअसल सीएम योगी ने घुसपैठियों के यूपी से सफाई के लिए सख्त आदेश दिए हैं। उन्होंने हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने की बात भी कही, जिससे कि घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें उनकी जगह पर भेजा जाए। देखिए रिपोर्ट। विदेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए दिल्ली की तर्ज पर अब यूपी के जिलों में डिटेंशन सेंटर बनेंगे। वजह है कि अब प्रदेश के अंदर घुसपैठियों को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। इस पर सीएम योगी ने सख्त फैसला लिया है। इसी तर्ज पर अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू होने जा रही है। सीएम योगी ने 17 नगर निकायों को सख्त आदेश दिया है। हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनेंगे। कमिश्नर और आईजी को आदेश दिए गए हैं। घुसपैठियों की पहचान करने के आदेश दिए गए हैं। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों की लिस्ट बनाने को कहा है। हमारे मुखिया, प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब ये कह दिया, महाराज जी का आदेश सर्वोपरि है, अब मैं इसको खुल करके इस पे काम करूंगी और हर विभाग को कहूंगी कि इस पे काम करें। जैसे बिजली विभाग ने कैसे वहाँ पे कनेक्शन दे दिया, आप लाइट हटाइए। जल कल ने हमारे कैसे वहाँ पे समरसीबल लगा दिए, इनको हटाइए। इनका कनेक्शन काटना, इनका समरसीबल बंद करना, जब ये सब काम हम शुरू कर देंगे तो ये खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। साथ ही कहा है कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान की जाए। इसके बाद अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। लखनऊ में पुलिस लगातार अभियान चलाकर झोपड़पट्टी बस्तियों में रहने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट की जांच कर रही है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, महिलाओं से बाकायदा महिला पुलिसकर्मी पूछताछ कर रही हैं। यानी कि जो सिविल पुलिस है, जीआरपी है, आरपीएफ है, वो पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। यानी कि अभियान इतना जमीनी स्तर पर ये चलाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो, कोई घुसपैठी बचे ना। ये बताएं आप कि ये जो अभियान है ये किस स्तर पर आप चला रहे हैं और किस तरह के निर्देश हैं? ये अभियान तो लगातार चलता है, लेकिन अभी जो दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ है उसको लेके बहुत कड़े रूप से इस पे आया है कि कोई भी इस प्रकार के घुसपैठिए तो रेल परिसर के अगल बगल निवास नहीं कर रहा है। उस तहत हम लोग इसकी मतलब पूरी और फिर से कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। ये हम लोग करते रहते हैं कि कोई अवैध बस्ती या कोई अवैध व्यक्ति रेल परिसर के अगल बगल ना रहे। सरकार इस वेरिफिकेशन ड्राइव के जरिए अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की कोशिश में है, तो वहीं इस एक्शन पर समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है और इसका विरोध कर रही है। घुसपैठिए देश में आ गए, उनको निकालना SIR इसलिए की जा रही। बिहार में SIR हुआ, घुसपैठिए कोई मिले नहीं, तब भी उनका मुद्दा यही, आपने देखा होगा, अभी कह रहे हैं किसी घुसपैठियों को नहीं आने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम डिटेंशन कैंप बनाएंगे,
तो मंशा इनकी नीयत साफ नहीं है। ये हिंदुस्तान के बहुत सारे बड़ी पैमाने में लोग जो हैं उनको विदेशी बताकर, घुसपैठिया बताकर निकालना चाहते हैं। फिलहाल घुसपैठियों की पहचान के लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उनको वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए जगह तलाशी जा रही है। शासन के निर्देश पर जिलों में खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्र, पुलिस लाइन, थाने जैसी जगहें चिन्हित किए जा रहे हैं, जहां घुसपैठियों को कड़ी सुरक्षा में रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाना चाहते थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद में सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस का कहना है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नेहरू सरकारी पैसों से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे कहने। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं। चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए, और ये सब रोज रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम फिर बयान दें, वो बयान दें, और जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के, वो कोई उस पर कोई चर्चा ना हो। देखिए, ये नई नई बातें निकाल के लाते हैं। पटेल साहब ने आरएसएस को बैन किया था, पटेल साहब ने बैन किया था, और पटेल साहब कुछ और दिन जिंदा रहते तो इनको ठीक कर करके जाते। पटेल साहब ने तो इनको बैन कर दिया था। नेहरू जी बहुत बड़े दिल के आदमी थे, सबको गले लगाते थे। नेहरू जी जैसा व्यक्तित्व कोई दूसरा है ही नहीं। भले ही कांग्रेस राजनाथ सिंह के बयान के विरोध में उतर चुकी हो, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से उनके साथ है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के बारे में जानकारी लेने का आदत छूट गई है, पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। नेहरू गांधी के बारे में भी उन्हें नहीं पता होता है। जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है उसका सोर्स है द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मनीबेन पटेल। जब कभी ईद बकरीद होती है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, उन्हीं की औलादे संतानें हैं जिनका नाम आप ले रहे हो। जब ऐसे त्योहार होते हैं तो टोपी पहन के बैठ जाते हैं उन कार्यक्रमों में, लेकिन जब होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, दशहरा आता है तो हमको ये कांग्रेसी दिखाई नहीं पड़ते। तो निश्चित ही जो हमारे सीनियर्स ने कहा है वो बात सही होगी। वडोदरा के साधली में राजनाथ सिंह ने एकता मार्च के दौरान नेहरू पर बाबरी मस्जिद के लिए पब्लिक फंड उपयोग की इच्छा का आरोप लगाया था, जिसके बाद लगातार इस पर सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला चरण उद्घाटन के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। उम्मीद है कि 15 दिसंबर से पहले इसका उद्घाटन हो सकता है। मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देखिए पहले फेज के उद्घाटन से पहले कैसा है नोएडा एयरपोर्ट का नजारा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज बनकर तैयार हो चुका है। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और यहां से उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। पीएम मोदी की सभा के लिए तैयारियां इस वक्त जोरों पर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट और उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। जी हाँ, इस वक्त हम इंटरचेंज पे मौजूद है और सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं मेरे ठीक पीछे की। यही वो रोड है जो सीधे एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी और आप सामने देख सकते हैं डिपार्चर
और अराइवल का ये बोर्ड लगा है, साइनेज बोर्ड लगा दिए गए हैं। पूरी तरीके से नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। साथ ही आपको बता दें, तय समय में यानी नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे और इसकी आधारशिला रखी थी और अब माना जा रहा है दिसंबर महीने में इसका उद्घाटन किया जाएगा। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको तस्वीरें भी दिखाएं। जो आप तस्वीर इस वक्त कैमरे पर देख रहे हैं ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है और एयरपोर्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है, यानी 3900 मीटर का रनवे है। साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है और टर्मिनल बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गई है। साथ ही आपको एक जानकारी और दे दें, बकास यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज ने अपनी जो रिपोर्ट है वो डीजीसीए को सौंप दी है और माना जा रहा है जल्द ही एरोड्रोम लाइसेंस जारी हो जाएगा। ये एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। फिलहाल इसका फर्स्ट फेज शुरू होगा। 1334 हेक्टेयर में फर्स्ट फेज होगा। फर्स्ट फेज में 1.2 करोड़ यात्री क्षमता होगी। माना जा रहा है कि 15 दिसंबर से पहले इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। पहले फेज में 10 शहरों के लिए उड़ान होगी। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला रखी, जो अब बनकर तैयार हो चुका है। बीजेपी का कहना है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी का ग्रोथ इंजन बनेगा। सपना था इस क्षेत्र की खुशहाली का, इस क्षेत्र की तरक्की का। हमने वो दौर भी देखे जब हमारे यहाँ के लोग रोजगार की तलाश में, व्यापार की तलाश में दूरस्थ दिल्ली और अन्य प्रांतों को जाते थे, लेकिन आज हम कामयाब हुए हैं कि हमने अपने क्षेत्र में इतना औद्योगिक विकास को गति दी है कि अब हमारे यहाँ तो रोजगार का सृजन होगा ही, बाहर के लोग भी हमारे यहाँ रोजगार करने आएंगे। तो यही एक अभिलाषा थी जो पूर्ण होने जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। हाल ही में सीएम योगी ने एयरपोर्ट का दौरा किया था, जिसके बाद पीएम मोदी की सभा की तैयारियां हो रही हैं। माना जा रहा है कि 14 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है। इससे पहले इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद ने ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा शाही ईदगाह को लेकर जो बयान दिया उससे सियासत काफी तेज हो गई है। उन्होंने मुस्लिमों से अपील की है कि जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना अहम है, वैसे ही ये जगहें हिंदुओं के लिए काफी खास हैं। ये जमीन हिंदुओं को दे देनी चाहिए। और इस बयान का जहां साधु संतों ने स्वागत किया, वहीं सपा और कांग्रेस ने ऐतराज व्यक्त किया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही बीजेपी ने नारा दिया था, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हालांकि काशी और मथुरा दोनों जगहों पर मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसी बीच एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद ने ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा शाही ईदगाह को लेकर जो बयान दिया उससे सियासत तेज हो गई। उन्होंने मुस्लिमों से अपील की है कि जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना अहम है, वैसे ही ये जगहें हिंदुओं के लिए खास है। ये जमीन हिंदुओं को दे देनी चाहिए। I had said Muslims should give up two more important historical places, and these are the temples also. Number one is Mathura, which is the birthplace of Lord Krishna, and the second is Gyanvapi, which is associated with Lord Shiva. So these are the two important places which Muslims should hand it over to Hindu community for constructing a magnificent Hindu temples. The question is why? Because these two important places are as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. If India is a secular country today, it is only because of Hindu majority. Had it been a Muslim majority country, it would never have been a secular country. के मोहम्मद की अपील का संत समाज ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि काशी मथुरा हिंदुओं की आस्था है। मोहन भागवत जी ने भी एक वक्तव्य दिया था कि यदि तीनों स्थान हिंदुओं को मुसलमानों की ओर से किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो हम किसी चौथे मंदिर की मांग नहीं करेंगे। यही बात के मोहम्मदी ने प्रस्तुत किया है, वो उनका वक्तव्य स्वीकार करने योग्य है। सम्यक रूप से वही बात कही है जो सत्य है। भारत के तमाम इतिहास को विकृत करने में कम्युनिस्ट इतिहासकार
और सेकुलर सरकार के साथ मिलकर इन्होंने किया, जो भारत को विकृत किया, भारत के इतिहास को छुपाया गया और मध्यकालीन को ही, मुगल इतिहास को ही ऐसे मनगढ़ंत ऐसे बनाया गया जैसे लगता था कि यही इतिहास है। के मोहम्मद जी, उन्होंने जो ये बात कही है कि मुसलमानों को अपना दावा छोड़ देना चाहिए, वो सही बात कह रहे हैं। वो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, कट्टर नहीं हैं। उनके अंदर वाकई में जो एक मुस्लिम राष्ट्रवादी मुस्लिम होता है वो भावना है। क्या सच है क्या गलत है उन्हें पता है। इधर के मोहम्मद के बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों नाराज दिखाई दे रही है। सपा का कहना है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार होना चाहिए, तो कांग्रेस कह रही है के मोहम्मद के बयान का कोई मतलब नहीं है। जो न्यायालय में विचाराधीन है, मैं समझता हूँ उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए। जो मामला सब जुडिस है, न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर इस समय टिप्पणी करना ठीक नहीं। 1991 के एक्ट के बाद इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं। तो आप लेकिन उनके इस बयान को अयोध्या के संतों ने समर्थन दिया। आप इमरान मसूद का क्या कहना है, ये बातें मिल बैठकर सुलझना चाहिए कि नहीं? मैंने बता दिया ना, 1991 के वर्शिप एक्ट के बाद इस चीज का कोई मतलब नहीं। महत्व के मोहम्मद एएसआई के पूर्व सर्वेयर रहे। अयोध्या में खुदाई के समय एएसआई टीम में शामिल रहे थे, जहां उन्होंने राम मंदिर के प्रमाण दिए। वो मथुरा और ज्ञानवापी मामले में भी काम कर चुके हैं। अब उनके बयान पर जहां साधु संत खुश हैं, वहीं सपा और कांग्रेस सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।